जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल ब्लड सीरम सैंपल, जिसमें दोस्तों हम आपको पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे कि पैथोलॉजी टेस्ट के दौरान हिमोलाइज्ड ब्लड सीरम सैंपल क्या होता है, इक्टेरिक सीरम सैंपल क्या होता है और लाइपेमिक सीरम सैंपल हमको कब देखने को मिलता है ब्लड में। पैथोलॉजी के अंतर्गत प्रैक्टिकल वर्क के दृष्टि से देखें या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें लैब संबंधित, तो आज का जो लेक्चर है, जितने जो हमारे भाई लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो लैब में ड्यूटी करते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जो टेस्ट लगाते हैं सीरम से, या जितने जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पैथोलॉजी के जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आज के लेक्चर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए दोस्तों एबनॉर्मल ब्लड सीरम सैंपल को समझने के लिए आपको बहुत ही सरल तरीके से पूरे प्रैक्टिकली हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमोलाइज्ड ब्लड सीरम सैंपल। तो आप हिमोलाइज्ड ब्लड सीरम सैंपल को देखेंगे तो एबनॉर्मल जो सीरम होता है, जो हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल होता है, आपको कुछ इस तरह से पिंक रेड कलर का भाई दिखाई देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो सीरम है वो मैंने ब्लड से अलग क्या किया है, सेपरेट किया है। तो इस तरह से आपको पिंक रेड कलर का सीरम दिखाई देगा, याद रखेंगे। अब दोस्तों इक्टेरिक सीरम सैंपल की बात किया जाए, इस तरह से मैंने सेपरेट किया है सीरम। तो दोस्तों ये जो सैंपल है वो एक जॉन्डिस पेशेंट का सैंपल है, एक पीलिया रोगी का सैंपल है। तो इस तरह से आप जब भी देखेंगे सैंपल को तो आपको डार्क येलो कलर का सीरम दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं लाइपेमिक सीरम सैंपल। लाइपेमिक सीरम सैंपल को आप पैथोलॉजी टेस्ट के दौरान देखेंगे भाई, तो आपको दूधिया कलर, ये मिल्की टर्बिट आपको इस तरह से सीरम दिखाई देगा। टर्बिट मिल्की व्हाइट कलर का आपको सीरम दिखाई देगा, जिसको हम लाइपेमिक सीरम के रूप में जानते हैं। इसके बाद दोस्तों एबनॉर्मल ब्लड सीरम को हम पूरे थ्योरिकल, पूरे कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि कौन सी कंडीशन में हमारा जो ब्लड सैंपल होता है वो हिमोलाइज हो जाता है, जिसको हम हिमोलाइज्ड ब्लड सीरम सैंपल के रूप में जानते हैं। कौन से ऐसे कंडीशन होता है, कौन सा बीमारी होता है जिसमें हमको डार्क येलो कलर का सीरम दिखाई देता है, और कौन सी ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसमें जो सीरम का जो कलर होता है वो आपको मिल्की कलर का दिखाई देता है, जिसको हम लाइपेमिक सीरम के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल। हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल की बात करें तो हिमोलाइज्ड का मतलब होता है भाई हिमोलिसिस। अब हिमोलिसिस क्या होता है? तो हिमोलिसिस जो होता है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है, ब्लड में उपस्थित जितने जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जितने जो लाल रक्त कोशिका जो कण होते हैं, उनका टूटना, उनका ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन होने के बाद उससे हीमोग्लोबिन का क्या होना भाई, रिलीज होना, जिसको हम हिमोलिसिस के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जब पहली बार हम किसी भी पेशेंट या व्यक्ति का क्या करते हैं भाई, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं एक प्लेन टेस्ट ट्यूब में, तो उस दौरान क्या होता है, कुछ कारण से या हमारे द्वारा किए गए कुछ गलती के कारण क्या होते हैं, उसमें उपस्थित जितने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, रप्चर हो जाता है। अब जैसे ही रप्चर होता है तो उसमें उपस्थित जितने जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो क्या होते हैं भाई, सीरम के साथ जब हम सेपरेट करते हैं ब्लड को, तो सीरम के साथ क्या होते हैं भाई, वो मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसको हम हिमोलाइज्ड सीरम के रूप में जानते हैं। अब हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल के कलर की बात करें तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण क्या होता है भाई, जो कलर हमको दिखाई देता है वो पिंक रेड कलर की दिखाई देता है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे ब्लड क्या होते हैं भाई, हिमोलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण हमको हिमोलाइज्ड सीरम प्राप्त होता है। तो पहले रीजंस की बात करें तो पहला याद रखेंगे, फोर्सफुल एस्पिरेशन ऑफ ब्लड। अब होता क्या है, जब पहली बार हम क्या करते हैं भाई, ब्लड कलेक्ट करते हैं किसी भी पेशेंट से या किसी भी व्यक्ति से, तो जब पहली बार हम क्या करते हैं भाई, ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा फोर्सफुली ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है भाई, जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें हिमोलिसिस होने का चांस रहता है, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यूजिंग स्मॉल गेज ऑफ निडल। दोस्तों होता क्या है, जनरली हम पैथोलैब में ब्लड कलेक्ट करने के लिए भाई 24 गेज का सिरिंज का अधिकतर हम यूज करते हैं। अब स्मॉल गेज सिरिंज का आप यूज करेंगे, निडल का यूज करेंगे, तो उस दौरान भाई हिमोलिसिस होने का चांसेस बहुत होगा। स्मॉल गेज का जो निडल यूज करेंगे तो हिमोलाइज हो सकता है सीरम सैंपल, याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक्सेसिव शेकिंग सैंपल। अधिकतर क्या होता है, जैसे हम ब्लड भाई क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ज्यादा हम टेस्ट ट्यूब को इस तरह से हिला देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, ज्यादातर हिमोलिसिस होने का चांस होता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन।
अब दोस्तों होता क्या है, जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, टेस्ट को जल्दी परफॉर्म करने के चक्कर में सीरम जल्दी कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जल्दी से हम क्या करते हैं, हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो उस दौरान भी क्या होता है भाई, रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, रप्चर होने का चांसेस बहुत होता है, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है भाई, हिमोलिसिस हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली सेंट्रीफ्यूगेशन। दोस्तों अर्ली सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये है, देखो एक स्टैंडर्ड एक मानक तरीका से देखें तो हमको 30 टू 45 मिनट क्या करना है भाई, टेस्ट ट्यूब को सैंपल लेने के बाद स्टैंड करके रखना है टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे। अब होता क्या है, उसके पहले जब आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो उस दौरान भी क्या होगा, ब्लड भाई हिमोलाइसिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे ये है, इसके पहले हम आपको बताए थे, आपको टेस्ट ट्यूब में जैसे आप ब्लड कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे भाई, एक रूम टेम्परेचर में क्या करना है, आपको लेट स्टैंड करना है, खड़े करना है। अब होता क्या है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज्यादा या टेम्परेचर एकदम घटाएंगे, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ब्लड का हिमोलाइसिस होने का चांसेस बहुत होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट। अब दोस्तों होता क्या है, अधिकतर पैथोलॉजी लैब में देखे होंगे, जो सैंपल कलेक्ट करने वाले जितने जो लड़के होते हैं, तो एक जगह से सैंपल कलेक्ट किया, अब सैंपल कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको लैब में ले जाना है टेस्ट के लिए। तो उस दौरान क्या होता है, सैंपल को अच्छे से आप हैंडलिंग नहीं करेंगे और सैंपल बार बार क्या होगा भाई, शेक होगा, बार बार हिलेगा। तो उस दौरान भी क्या होता है भाई, हमारा जो सैंपल है वो हिमोलिसिस का चांसेस बहुत होता है, जिसके कारण आपको हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोस्तों हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल के रीजंस और कॉजेस, मतलब उनके कारण, किस कारण से हमको हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल प्राप्त होता है ब्लड में, उसको याद रखना है और इन चीजों से बचने की आपको बिल्कुल कोशिश करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हमको हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल का टेस्ट लगाना चाहिए। तो मेरा आंसर ये है कि हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल का भाई जनरली हम टेस्ट नहीं करते हैं, इससे हमको बचना चाहिए। दोबारा हमको पेशेंट या किसी भी व्यक्ति का सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कभी भी आपको हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल से टेस्ट लगाना होगा, टेस्ट परफॉर्म करना होगा, तो जब आप सीरम सैंपल रन करेंगे, हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल क्या करेंगे भाई, रन करेंगे, याद रखेंगे जब हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल को आप रन करेंगे किसी भी ऑटो एनालाइजर मशीन में, तो जो पोटेशियम है, जो मैग्नीशियम है, जो कैल्शियम है, एसजीओटी जो एंजाइम है, एसजीपीटी एंजाइम है, एलडीएच एंजाइम है, अल्कलाइन फॉस्फेट है, टोटल प्रोटीन है, एल्बुमिन है, आयरन है। तो जितने जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो टेस्ट लिखा है भाई, उसकी जो रेंज आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगा, वो हिमोलाइज सीरम सैंपल में क्या होगा, तो हाई आएगा। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट है जिसको आप हिमोलाइज सीरम सैंपल पे लगाएंगे तो आपको डिक्रीज दिखाई देगा, कम दिखाई देगा उसका वैल्यू। तो याद रखेंगे, बिलुरुबिन हो गया, हेप्टोग्लोब्यूलिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोप्रोनिन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। तो इस तरह से बिलुरुबिन, हेप्टोग्लोब्यूलिन, एमाइलेज, ग्लूकोज, प्रोपोनिन और बाइकार्बोनेट का जो टेस्ट है भाई, आपको डिक्रीज दिखाई देगा, कम दिखाई देगा जब भी आप हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल से रन करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से आप हिमोलाइज्ड सीरम सैंपल को समझ सकते हैं भाई क्या होता है। अब दोस्तों देखते हैं इक्टेरिक सीरम सैंपल। इक्टेरिक सीरम सैंपल की बात करें तो जो इक्टेरिक जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है भाई, इक्टेरस, और इक्टेरस का मतलब होता है हमारा इक्टेरिक। और इक्टेरिक का मेडिकल टर्म्स में देखें तो इसका मतलब होता है भाई जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब क्या, पीलिया। चलिए, अब इक्टेरिक सीरम सैंपल को जब आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, तो आपको डार्क येलो कलर का दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डिसीज में, कौन कौन से कंडीशन में आपको इक्टेरिक सीरम सैंपल ब्लड में प्राप्त होगा। तो याद रखेंगे, लीवर डिसीज हो गया, और लीवर डिसीज में हमारा हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, उसमें आपको इक्टेरिक सीरम सैंपल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, इसके अलावा हिमोलिटिक जॉन्डिस है, नियोनेटल जॉन्डिस है। नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब बच्चे में, छोटे बच्चे में होने वाला जॉन्डिस। और इसके अलावा सीवियर जो लीवर फेलियर होते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक हो गया, या कुछ कंडीशन से क्या होते हैं भाई, लीवर फेल हो जाता है। तो जितने मैंने यहाँ पे डिसीज लिखा, तो उस कंडीशन में जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे, सीरम को देखेंगे, तो आपको इक्टेरिक सीरम सैंपल प्राप्त होगा, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या सर हम इक्टेरिक सीरम सैंपल का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इक्टेरिक सीरम सैंपल को रन कर सकते हैं मशीन पे, ऑटो एनालाइजर पे। तो याद रखेंगे,
बिल्कुल आप कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। अधिकतर आपको जो इक्टेरिक सीरम सैंपल प्राप्त होगा वो जॉन्डिस के केस में होगा, जब व्यक्ति को क्या होगा भाई, पीलिया होगा। अब दोस्तों देखते हैं, जब पहली बार आप इक्टेरिक सीरम सैंपल रन करेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, तो कुछ जो इनके टेस्ट आपको क्या होगा भाई, हाई देखने को मिलेगा, जिसमें याद रखेंगे हाई रेंज पे हमारा बिलिरुबिन हो गया, जिसमें टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों आएगा। बाइल एसिड्स हो गया, एसजीओटी, एसजीपीटी जो लीवर की एंजाइम हो आपको इंक्रीज मिलेगा। अल्कलाइन फॉस्फेट जो एंजाइम है वो भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंतर्गत क्या होगा भाई, इंक्रीज दिखाई देगा इक्टेरिक सीरम में। इसके बाद जीजीटी यानी कि गामा ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है उसका टेस्ट आपको इंक्रीज दिखाई देगा जब आप इक्टेरिक सीरम सैंपल को रन करेंगे मशीन पे। अब दोस्तों कुछ ऐसे टेस्ट है जो आपको इक्टेरिक सीरम सैंपल में उनके जो वैल्यू है आपको डिक्रीज दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, टोटल प्रोटीन्स हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो ये सभी जो टेस्ट है उनका वैल्यू क्या होगा भाई, तो आपको डिक्रीज दिखाई देगा जब आप इक्टेरिक सीरम सैंपल को रन करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। अब दोस्तों देखते हैं लाइपेमिक सीरम। लाइपेमिक सीरम सैंपल की बात करें तो लाइपेमिक का मतलब होता है भाई लिपिड प्लस मिल्की कलर। ऐसा सीरम सैंपल जिसमें भाई ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, जितने जो लिपिड्स है उसका मात्रा क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, जिसको हम लाइपेमिक सीरम के रूप में जानते हैं, अधिकतर याद रखेंगे। अब लाइपेमिक सीरम सैंपल की कलर की बात करें तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, मिल्की या मिल्क टर्बिड कलर आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे लाइपेमिक सीरम हमको क्यों दिखाई देता है, उनके रीजन की बात करें, उनके कारण की बात करें तो याद रखेंगे, जिस भी व्यक्ति में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा उसमें आपको लाइपेमिक सीरम प्राप्त होगा उसके ब्लड से। दूसरा कंडीशन होता है हाइपर ट्राइग्लिसराइड एमिया, याद रखेंगे। तीसरा है डायबिटीज मिलिटस, चौथा है हाइपोथायरोडिज्म, पांचवा है ज्यादा शराब पीने वाला भाई, एल्कोहल इनटेक, और छठवा है नॉन फास्टिक सैंपल। याद रखेंगे किसी भी व्यक्ति का जैसे खाना खाया और खाना खाने के बाद तुरंत या कुछ देर बाद आप उनका सैंपल लेंगे तो उस कंडीशन में जो सीरम का जो कलर है आपको मिल्की या टर्बिड दिखाई देगा, जिसको हम लाइपेमिक सीरम के रूप में जानते हैं। तो वो जो कंडीशन होता है भाई वो नॉन फास्टिंग सैंपल में भी हो सकता है। इसके अलावा जितने जो मैंने आपको यहाँ पे बताया तो उस कंडीशन में हमको जो सीरम का जो कलर है आपको मिल्की या टर्बिड कलर। अब दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या सर हम लाइपेमिक सीरम सैंपल का क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत टेस्ट लगा सकते हैं? तो बिल्कुल भाई आप लगा सकते हैं। अधिकतर आपको लाइपेमिक सीरम जो ब्लड में दिखाई देगा वो हाई कोलेस्ट्रॉल जो मरीज होंगे उसके सीरम में आपको दिखाई देगा। तो जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत तो कुछ ऐसे टेस्ट है जो आपको हाई रेंज पे दिखाई देगा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, टोटल प्रोटीन हो गया। तो जितने जो टेस्ट है तो जब आप टेस्ट करेंगे लाइपेमिक सीरम का तो उस दौरान इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, याद रखेंगे। अब इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, जब आप लाइपेमिक सीरम को रन करेंगे तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। तो जितने जो टेस्ट है तो जब आप टेस्ट लगाएंगे लाइपेमिक सीरम से तो उस दौरान क्या होगा भाई, इनके जो वैल्यूज आएंगे निकल के वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखेंगे हेमोलाइज्ड सीरम सैंपल क्या होता है, इक्टेरिक सीरम सैंपल क्या होता है, लाइपेमिक सीरम सैंपल क्या होता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है याद करना। दोस्तों अगर आप में से किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं और अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से अगर किसी को भी आज के क्लास में डाउट हुआ होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हेमेटोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।